यूपीडीएलएड के थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा का ये आपका आज 12 अगस्त को कंप्लीट हो चुका है और इस प्रश्न पत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। पूरा पेपर आपका 50 नंबरों का होता है, 2 घंटे की ये परीक्षा होती है। आज ये इस परीक्षा आपकी संपन्न हुई है 12 अगस्त 2024 को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 15 होते हैं। 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में मिला लीजिए और बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे आने वाले जो सब्जेक्ट हैं उनके पेपर का सॉल्यूशन भी आपको इस चैनल पर लगातार मिलता रहेगा। इसके साथ ही आगे आने वाले सेमेस्टर की जो क्लासेज हैं वो भी लगातार आपको दी जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। निर्देशन का प्रकार नहीं है। आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो निर्देशन का प्रकार नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा लिखित निर्देशन। ये निर्देशन का एक प्रकार नहीं होता है। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ब्रेल लिपि से संबंधित है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने कई बार पढ़ा होगा। जो ब्रेल लिपि है वो किन लोगों के लिए होती है या किन छात्रों के लिए होती है। तो ब्रेल लिपि जो है वो आपके ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होती है जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ब्रेल लिपि एक तरह से आपके दृष्टि दोष से रिलेटेड होती है। अगर किसी स्टूडेंट्स को दृष्टि दोष से देखने में वो असमर्थ है तो ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का जो उपयोग है वो किया जाता है। उसके बाद तीसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे पूछा गया है भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था, 1991 में या 92 में या 93 में या 95 में। तो भारतीय पुनर्वास अधिनियम आपका पारित हुआ था सन 1992 में। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर टिक किया होगा। आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं अभी आप मिलाने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए कि इतने क्वेश्चन सही हुए हमारे, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भाई बहन भी अपना जो पेपर है वो मिला सकें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, अच्छी निर्देशन सेवा क्या होती है। अच्छी निर्देशन सेवा किस तरह से होती है, बाल केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, समाज केंद्रित होती है या उपर्युक्त में से कहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कहीं पर भी आप देखेंगे, अगर कहीं पर भी 3 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या समाज केंद्रित, तो ज्यादातर 99% उसका आंसर यही रहता है कि बाल केंद्रित है। लेकिन जो यहाँ पर अच्छी निर्देशन सेवा होती है वो भी बाल केंद्रित ही होती है। ठीक है, जो क्योंकि निर्देश जो दिए जाते हैं बच्चों को ध्यान में रखकर देने चाहिए। ठीक है, ना कि समाज को ध्यान में रखकर या शिक्षकों के ध्यान में रखकर देना चाहिए, बल्कि बच्चे यानी कि जो छात्र हैं उन्हें ध्यान में रखकर आपको अपने जो निर्देश हैं वो देना चाहिए कक्षा के अंदर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाल केंद्रित। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और यहाँ पर ये 5वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, डिस्ग्राफिया संबंधित है। ये एक प्रकार का रोग होता है। ठीक है, डिस्ग्राफिया हो गया, डिसलेक्सिया होगा, डिसकैलकुलिया होगा। इन सभी पॉइंट से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा आते हैं, चाहे वो टेट का एग्जाम हो या सी टेट का एग्जाम हो या यूपीडीएलएड के एग्जाम हो, सभी में ये प्रश्न जो है वो काफी ज्यादा आते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। डिस्ग्राफिया जो है आपका वो एक टाइप की लेखन अयोग्यता है। ठीक है, लेखन में बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो उसे डिस्ग्राफिया बोलते हैं। इसी तरह से अगर डिसकैलकुलिया आपका आ जाता है, डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया जो होती है वो आपका गणितीय क्षमता होती है। और जो आपका डिसलेक्सिया जो आपका होता है वो एक तरह से आपकी पठन अयोग्यता होती है। तो तीनों आपको पता चल गई, ये डिस्ग्राफिया है और डिस्ग्राफिया आपकी लेखन अयोग्यता होती है। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहां पर स्थित है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है वो यहाँ पर देहरादून में है या कानपुर में या आगरा में या हरिद्वार में, ये आपको बताना है। तो ये आपका उत्तराखंड राज्य के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए है, नेशनल लेवल पर शिक्षा संस्थान है ये। तो ये आपका देहरादून में है। राइट आंसर आपका हो जाएगा देहरादून। उसके बाद 7 नंबर का सवाल आपके सामने है, मनोवैज्ञानिक किक एक मनोवैज्ञानिक है। इनके अनुसार सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का प्रमुख आधार क्या है। जो किक हैं इनके द्वारा जो यहाँ पर बताया गया है सामान्य प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के द्वारा किए गए कार्य की गति के द्वारा ये पहचाना जा सकता है कि कौन बच्चा सामान्य और कौन प्रगतिशील है यानी कि प्रतिभाशाली है। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है आपका, निर्देशन युवकों को स्वयं से अन्य से
और परिस्थितियों से सामंजस्य करना और सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। निर्देशन क्या है? युवकों को खुद से, अन्य से और परिस्थितियों से साथ क्या है? सामंजस्य स्थापित करना और सीखने के लिए सहायता देना ही एक निर्देशन है। ये जो कथन है, ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी है? 4 मनोवैज्ञानिकों के नियम यहाँ पर आपके दिया सामने। यहाँ पर शिक्षा आयोग का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा जॉन्स का है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है ये परिभाषा किसने दी है? तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्किनर जी ने ये जो परिभाषा है वो आपके लिए दी है। उसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। परामर्श और निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला कहाँ पर स्थित है? परामर्श और निर्देशन देने वाली जो संस्था है, जो मनोविज्ञानशाला है, वो बरेली जिले में है, आगरा जिले में है, कानपुर जिले में या फिर इलाहाबाद में? तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद, वर्तमान समय में जिसे प्रयागराज बोलते हैं। ये 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 10 से पूछा जा रहा है आपसे, निरीक्षण एक आधार है, यानी कि जो निरीक्षण करना है वो एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। ये कथन किसका है? ठीक है, तो 4 यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, डॉक्टर मुखर्जी का, वर्टन का, वार एवं बर्टन का या वार का। तो प्रश्न संख्या 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, ऑप्शन नंबर 3 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बार एवं बर्टन का। ये आपका राइट आंसर है। निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, ऐसा कहना है बार एवं बर्टन का। अगला सवाल प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर, केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। सन 1952, 53, 54 या 55? तो दोस्तों इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन 1955 में केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की जो स्थापना है वो की गई थी। इसके बाद 12 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की जो शिक्षा है वो क्या कहलाती है? जो निःशक्त बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा क्या कहलाती है? जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा क्या कहलाती है? यही आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ये आपका जो सब्जेक्ट है, ये इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो आपको पता ही होगा, समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा जो है वो कहलाती है। निःशक्त बच्चों की शिक्षा या पीएच कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा क्या कहलाती है? निःशक्त शिक्षा। निःशक्त बच्चों की जो शिक्षा वो कहलाती है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी तरह के बच्चों को जो है वो शामिल किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। 2 उप परीक्षण होते हैं, 3 उप परीक्षण होते हैं, 7 या फिर 5? तो इस सवाल का आपका जो करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय बैटरी में कुल 5 उप परीक्षण होते हैं। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान किस तरह से होती है? यानी कि जो प्राइमरी लेवल पर मंदबुद्धि बालकों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं प्राइमरी स्टेज में? तो प्राइमरी स्टेज में मंदबुद्धि बालकों की पहचान अवलोकन के द्वारा की जाती है, यानी कि देखकर ही, उसे समझकर ही, बच्चों को अच्छे से समझकर, उन्हें देखकर ही, अवलोकन करने के बाद ही उनका पता लगाया जा सकता है कि कौन बच्चा यहाँ पर मंदबुद्धि है या फिर कौन बच्चा जो है वो पढ़ने में तेज है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर सकते हैं अवलोकन के द्वारा। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या अपर जिला अधिकारी या जिला विद्यालय निरीक्षक या जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी? तो परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का जो नेतृत्व है वो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। ठीक है, तो ये आपके 15 ऑब्जेक्टिव सवाल हो चुके हैं। 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक जो यहाँ पर दिख रहा है इसका भी आंसर आपको पता ही होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये आपका बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100,
यह होता है आपका बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। ठीक है, ये आपको लिख देना था। बाकी 15 में से ऑब्जेक्टिव आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आगे आने वाले जो भी सब्जेक्ट हैं उनका सॉल्यूशन भी आपको लगातार चैनल पर मिलता रहेगा और क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी आगे आने वाले सेमेस्टर की, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर